12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था जिसने कि लोगों को काफी शॉक करके रख दिया था, और वो था सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता द्वारा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में इंटरिम बेल देने का। इस फैसले ने न ही केवल पॉलिटिकल गलियारों में सनसनी मचाई है, लेकिन पीएमएलए के तहत ईडी के कई पावर्स पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया है, और स्पेशली उनके पावर टू अरेस्ट पर, जो कि सेक्शन 19 के तहत आता है और जिस पर ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने काफी डिटेल में जांच की है। जहां सेक्शन 19 के टर्म्स, रीजन टू बिलीव और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को इतना सोचने पर मजबूर किया है, वहीं उनके मन में एक सवाल ये भी पैदा हो गया था कि क्या इस सेक्शन में नीड और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को भी ऐड करना चाहिए या नहीं। अब क्योंकि सेक्शन 19 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट द्वारा अपहेल्ड की गई है, तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने इस केस को एक हायर बेंच के पास भेजने का फैसला लिया है। इस ऑर्डर के अलावा उन्होंने ईडी के कई पावर्स पर अपना फैसला दिया है और काफी इम्पोर्टेंट बातें अपने जजमेंट में कही है, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उन्होंने ईडी को क्या डायरेक्शंस पास किए हैं। तो पहले आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली सीएम की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से काफी अग्री किया है, जिसकी वजह से आए दिन अरविंद केजरीवाल ईडी को फटकारते हैं। यहाँ बात हो रही है अक्यूज टर्न्ड अप्रूवर के स्टेटमेंट्स की, जो कि ईडी के पास मेन सोर्स ऑफ एविडेंस के तौर पर है। यहाँ पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सीनियर एडवोकेट सिंघवी का पॉइंट ये था, सारथ रेड्डी, श्रीनिवासलू रेड्डी, मजुंता रेड्डी एक्सेट्रा ने अपने 8वें और 9वें स्टेटमेंट में जाकर दिल्ली सीएम को अक्यूज डिक्लेयर किया था। हालांकि ईडी ने स्टार्टिंग के सारे स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को एविडेंस में शामिल किया है जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बातें बोली गई है, और ऐसे सिलेक्टिव एविडेंस को पिक करना काफी गलत है। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, हाउएवर द ऑफिसर एक्टिंग अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 of the PML Act cannot ignore or not consider the material which exonerates the arrestee. Any such non-consideration would lead to difficult and unacceptable results. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्लैरिफाई किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसे सिलेक्टिव एविडेंस को चूज नहीं कर सकते और उनके नखरों पर लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड स्टेटेड, an officer cannot be allowed to selectively pick and choose material implicating the person to be arrested. They have to equally apply their mind to other material which absolves and exculpates the arrestee. The power to arrest under section 19 subsection 1 of the Prevention of Money Laundering Act cannot be exercised as per the whims and fancies of the officer. इसके बाद important point बनता है reasons to believe का, जिसके बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये साफ कहा है कि सिर्फ जांच के लिए एक पर्सन को सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड स्टेटेड, power to arrest under section 19 subsection 1 is not for the purpose of investigation. Arrest can and should wait, and the power in terms of section 19 subsection 1 of the PMLA Act can be exercised only when the material with the designated officer enables them to form an opinion by recording reasons in writing that the arrestee is guilty. एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा है कि ईडी की जिम्मेदारी है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के अलावा रीजंस टू बिलीव भी वे राइटिंग में अक्यूज्ड को दे। एंड स्टेटेड, प्रोवाइडिंग द रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दो अ मस्ट does not in itself satisfy the compliance requirement. The authorized officer's genuine belief and reasoning based on the evidence that establishes the arrestee's guilt is also the लीगल नेसेसिटी। रीजंस टू बिलीव को लेकर इतनी डिस्कशन इसलिए भी हुई थी क्योंकि ईडी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा था कि इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है, और अगर इसमें जुडिशरी इंटरफेयर करती है तो इन्वेस्टिगेशन में काफी दिक्कतें पैदा हो जाएगी, जिससे डिसएग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट कर दिया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा रीजन ऑफ बिलीव में भी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। एंड स्टेटेड, वी होल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू शैल प्रिवेल एंड द कोर्ट मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन दैट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू अरेस्ट मीट्स द स्टैट्यूटरी कंडीशंस। जिसके साथ ही बेंच ने अपने जजमेंट में फर्दर ऐड किया था कि द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट बी फाउंडेड एंड बेस्ड upon fair and objective consideration of the material as available with them on the date of arrest. On the reading of the reasons to believe, the court must form the secondary opinion on the validity of the exercise undertaken for compliance of section 19 subsection 1 of the Prevention of Money Laundering Act when the arrest was made. The reasons to believe that the person is guilty of an offence under the Prevention of Money Laundering Act should be founded on the material in the form of documents and oral statements. इन statements के बाद आपको बता दें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी स्टेट किया है कि ईडी को ये गाइडलाइंस फॉर
कंफर्म करने की सख्त जरूरत है कि उन्हें एक अक्यूज्ड को कब अरेस्ट करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि इस केस की जांच के दौरान उन्होंने ईडी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया था और जो उन्होंने देखा वे देखकर काफी चौंक गए थे। वेबसाइट लास्ट जनवरी 31, 2023 तक ही अपडेटेड था और तब तक ही 5906 इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स (ECIRs) हैज बीन रजिस्टर्ड। हालांकि द सर्च वाज कंडक्टेड इन 531 ECIRs by issue of 4954 search warrants. The total number of ECIRs recorded against ex-MPs, MLAs and MLCs was 176. The number of persons arrested is 513, whereas the number of prosecution complaints filed is 1142. और यही डेटा देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई थी और स्टेट करने पर मजबूर हो गई कि the data raises a number of questions, including the question whether the Enforcement Directorate has formulated a policy when they should arrest a person involved in offences committed under the PMLA Act। एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर कौन से सवाल जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच के लिए छोड़ा है डील करने के लिए। The following are the questions framed for reference: whether the need and necessity to arrest is a separate ground to challenge the order of arrest passed in terms of Section 19 subsection 1 of the Prevention of Money Laundering Act; whether the need and necessity to arrest refers to the satisfaction of formal parameters to arrest and take a person into custody, or it relates to other personal grounds and reasons regarding necessity to arrest a person in the facts and circumstances of the said case. If questions A and B are answered in the affirmative, what are the parameters and facts that are to be taken into consideration by the court while examining the question of need and necessity to arrest? इस जजमेंट को लेकर लोगों में काफी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। जहां अपोजिशन तो खुश है, वहीं यूनियन दुखी दिखी है। पर एक नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की लीड काउंसिल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस जजमेंट के बाद एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है। Substantive victories because one of the core issues I raised, and let me tell you, this issue cuts across enactments and statutes. It is not PMLA, it is not Rajdeep, it is not ABC. It cuts across the necessity to arrest, the need to arrest, the imminence of arrest. That issue has found at least prima facie I favor with the court because they have referred it to a larger bench. From what I heard of the judgment, there are important sentences like mere interrogation cannot be a necessity of arrest. Now, these are important principles. In the fullness and ripeness of time, they will decide this in the larger bench, but there is a full release. Let us not either exult nor denigrate. There is a full release. Conditions are normal conditions. Obviously, you can't go and start interfering. Obviously, you cannot do anti-release conditions. It's a full unconditional release, of course, subject to so many other proceedings. For example, and I'm very sorry to say this, but it's a very serious thing. More than a month ago, when he was arrested suddenly by the CBI, I tweeted, I said, this seems to be an insurance arrest. These are my words. This prophecy seems to have come true. We battled all the way up to the Supreme Court and won a fantastic victory. But you have an insurance arrest, the poor man is still in jail. And let me tell you, Rajdeep, you arrested him after 1 year. He was interrogated by the CBI in 2023. And after that, the CBI never called him for interrogation even for 1 year. आने वाले दिनों में ही इस जजमेंट के खिलाफ और मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं और इस जजमेंट में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।